हमने देखा कि कौन कौन से फॉर्मूलेज हैं जो हम फायर डिमांड के लिए यूज करते हैं। So this is the question that compute the fire demand for a city of 2 lakh population by any two formula। मतलब जो हमने अभी तक जितने भी फॉर्मूलाज पढ़े हैं लाइक यू कैन से जियो फायर डिमांड, कुशलिंग्स फॉर्मूला, फ्रीमैन फॉर्मूला, बस्टन फॉर्मूला, नेशनल बोर्ड ऑफ द फायर एंड राइटर्स फॉर्मूला, इन सारे फॉर्मूलेज में से कोई भी दो फॉर्मूला यूज करके हमने 2 लाख पॉपुलेशन के लिए फायर डिमांड कैलकुलेट करना है। So now as we know कि हमने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो Q की वैल्यू होगी दैट विल बी ऑलवेज इन लीटर पर मिनट, और जो यहाँ पे हम P की वैल्यू लेते हैं दैट विल बी ऑलवेज इन थाउजेंड्स। तो यहाँ पे पहले हम P कैलकुलेट कर लेते हैं कि P हम किस तरीके से लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल P हमारे पास 2 लाख पॉपुलेशन दिया हुआ है, दैट मीन्स that will be divided by 1000, it will become 200. So that means जो P की वैल्यू हम यूज करेंगे that will be 200. So now we are using the two formulas. The first formula is the National Board of the Fire and the Writers formula for the central congested city, and second will be the Cushing formula. Okay. So now जो फॉर्मूला है नेशनल बोर्ड ऑफ द फायर राइटर्स के लिए वो फॉर्मूला है कुछ इस तरीके से। The formula is Q is equals to 4637 under root of P 1 minus 0.01 under root of P. This is the formula. So here we will put 4637 under root of P की जगह हम क्या लिखेंगे 200 because we have calculated the value of P. Okay. And then in the bracket 1 minus 0.01 under root of again 200 because we have, as usually we have calculated the value of P as a 200. So now we will come with the answer of this one. Okay. 56303.08 लीटर पर मिनट। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, हमने पहले डिस्कस किया है कि Q की वैल्यू जो है वो हमेशा लीटर पर मिनट में है। तो यहाँ पे हमने देखा कि 56,303 लीटर पर मिनट की जो क्वांटिटी ऑफ वाटर है दैट विल बी फॉर द फायर डिमांड अकॉर्डिंग टू द नेशनल बोर्ड ऑफ फायर एंड नाउ बिकॉज अब ये लीटर पर मिनट में है तो वी कैन ऑल्सो चेंज इट इन द MLD यानी कि मिलियंस लीटर पर डे। तो इस तरीके से भी हम इसको चेंज कर सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज द कुशलिंग फॉर्मूला। Same with the Cushing formula, the Q will become in the liter per minute, और जो P की वैल्यू हम लेंगे वो फिर से हम 200 ही लेंगे क्योंकि जितने भी फायर डिमांड के फॉर्मूला में अभी तक हमने इंपीरियल फॉर्मूलाज की स्टडी की है, उन सारे इंपीरियल फॉर्मूलाज में जो P की वैल्यू होगी वो थाउजेंड्स में होगी और जो Q की वैल्यू होगी वो लीटर पर मिनट। तो ना तो Cushing फॉर्मूला इज अबाउट 3182 अंडर रूट ऑफ द P। यहाँ पे अंडर रूट ऑफ P की जगह हम 200 ले लेंगे एंड देन वी विल गेट द आंसर। बस हम फिर से MLD में चेंज कर सकते हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन, दिस टाइप ऑफ अ क्वेश्चन व्हिच कैन कम, या आपको 1 नंबर 2 नंबर में इस तरीके से ये क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं कि आपको फायर डिमांड कैलकुलेट करना है इस मेथड से, इस मेथड से, कोई किसी भी एक मेथड से आपको यूज करके कैलकुलेट करना है। नाउ नेक्स्ट जो और भी फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं, तो नाउ नेक्स्ट इज द लॉसेस इन द वेस्ट। मतलब ये भी, इनके भी वाटर डिमांड, लाइक अगर हम कोई भी वाटर सिस्टम क्रिएट कर रहे हैं, वाटर सिस्टम हम डिजाइन कर रहे हैं, तो हम ऑब्वियसली हम जान रहे हैं कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो सकता। सो वी विल गो विद द लॉसेस एंड द वेस्ट ऑल्सो, यानी कुछ ऐसे पानी होंगे जो लॉस हो सकते हैं। लॉस किस वजह से? पाइप जॉइंट्स की वजह से हो सकते हैं, क्रैक की वजह से हो सकते हैं, ब्रोकन पाइप की वजह से हो सकते हैं, फॉल्टी वॉल्स एंड द फिटिंग्स की वजह से हो सकते हैं, या फिर कंटिन्यूअस वेस्टेज ऑफ द वाटर। जैसे कहीं कहीं हम देखते हैं जो सरकारी नल का पानी होता है, जो सरकारी नल होता है वो खुला हुआ रहता है और ऑलवेज द कंटिन्यूअस
वहां से जो है पानी का वेस्टेज होता रहता है। तो ये सारी चीजों को भी हमें कैलकुलेट करके चलना है, तभी हम एक प्रॉपर वाटर सिस्टम डिजाइन कर सकते हैं। So now losses due to the unauthorized and the illegal connections, of course अगर ऐसा कोई connections create होता है जो कि illegal है, इसको भी हम losses और waste में ही calculate करते हैं। तो ना जो टोटल अलाउंस है वो हम 15% का लेकर के चलते हैं ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ द वाटर, यानी कि जो भी हमारी टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है जो हम कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं रिलेटेड टू द यू कैन से सीजन और डे और यू कैन से द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, इन सारी चीजों को करने के बाद जो भी हमारे पास क्वालिटी ऑफ वाटर क्वांटिटी ऑफ वाटर आता है उसमें हम 15% जो पानी है वो लॉसेस और वेस्ट के लिए लॉसेस और वेस्ट डिमांड के लिए ही कैलकुलेट करके रखते हैं, ताकि हम इतना पानी जो है वो कंपनसेट कर पाए फॉर द लॉसेस इन द थेफ्ट्स एंड द वेस्टेज ऑफ द वाटर। So this is also the one of the most important factor or one of the most important you can say water demand factor. So this is one of the picture you can see that how the waste goes on. So we should always be हमें हमेशा ध्यान रखना होगा that we should not create such type of the losses and the waste related to the water as we have already seen, जैसे हमने पहले ही देख रखा है कि जो वाटर स्कैरसिटी है वो बढ़ रही है, जो वाटर स्ट्रेस है वो इंडिया में बढ़ने वाला है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें ये सारी चीजों का भी ध्यान देना होगा। Now next, what is per capita demand? जो हम per capita demand की हम बात करते हैं, so how we can calculate the per capita demand? Now here, if the Q is the total quantity of the water required by the various purposes by a town, that means a town could be a commercial, could be a domestic, could be a industrial, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो Q जो है वहाँ की टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर है रिलेटेड टू दैट पर्पस, और P जो है वो पॉपुलेशन है वहाँ की उस टाउन की। तब हम पर कैपिटा डिमांड को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, Q अपॉन P means total quantity of the water upon the population into 365. Why we are multiplying it with the 365? Because we need liter per day. एक दिन की क्वांटिटी हमें पता करनी है लीटर पर डे, यानी कि इस यूनिट में हमें पता करना है. So that's why we are dividing it with the 365. Okay, so this is the formula for the per capita demand. Now next, the per capita demand किस तरीके से किस किन चीजों पे वो डिपेंड करता है. लाइक जो भी हमने अलग अलग फैक्टर्स देखे हैं, डोमेस्टिक डिमांड है हमारा, इंडस्ट्रियल डिमांड है, पब्लिक डिमांड है, फायर डिमांड है, इन सबको अगर हम सेग्रीगेट करेंगे कि एवरेज अगर हम ले लें, एवरेजली हमें इतना पानी रिक्वायर्ड है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टोटल एक दिन में कितना पानी पर कैपिटा रिक्वायर्ड होती है, कितनी लीटर पानी जो है वो पर कैपिटा पर डे में रिक्वायर्ड होती है. The per capita demand of a town depends on the various factors like standard of living. Of course, अगर जहाँ पे higher standard of living है तो वहाँ पे पानी की क्वांटिटी जो है वो ज्यादा रिक्वायर्ड होगी. उनके पेट्स के बाथिंग के लिए, गार्डनिंग के लिए, कार वॉशिंग के लिए, ये सारी चीजें जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हिसाब से बढ़ जाती हैं. नंबर इन द टाइप ऑफ द कॉमर्शियल प्लेसेस किस तरीके के वहाँ पे मौजूद हैं. Of course, on the number of the persons who are living in that house, इन सारी चीजों पे वो डिपेंड करता है कि एक घर में या एक दिन में कितना पानी वहाँ पे इस्तेमाल हो पा रहा है. So now here you can see for the domestic purpose हमने देखा कि एवरेजली हम 135 लेकर के चलते हैं. फॉर द लोअर इनकम साइड में अगर हम लेकर के चलें तो हम एवरेजली अगर 135 लें. इंडस्ट्रियल यूज के लिए जैसे हमने 40 to 450, 50 to 450 देखा था, तो अगर हम 440 लेकर के चले. पब्लिक यूज फॉर द 25 लीटर पर कैपिटा पर डे, फायर डिमांड फॉर द 15, losses and the wastage and the thefts 55, ये कुल मिला के 270 लीटर पर कैपिटा पर डे की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ऑलवेज होती है. सो वी हैव टू ऑलवेज कीप इन आवर माइंड दैट दिस मच अमाउंट ऑफ द वाटर वी required. Okay, so this is the per capita demand for the town which depends basically, ये चीजें जो है वो variable है. Of course,
डोमेस्टिक पर्पज अगर वहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग है तो वो 135 से 200 भी जा सकती है, 170 भी जा सकती है। इंडस्ट्रियल यूज यहाँ का चेंज हो सकता है, पब्लिक यूज यहाँ का चेंज हो सकता है। तो इन सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है, ये जो चीजें हैं वो चेंज भी होंगी, बट एट मिनिमम एट मोस्ट वी नीड द 270 liters per capita per day. So this much amount of the water we need. Now next, the water consumption for the various purposes. मतलब कितने अमाउंट ऑफ द परसेंटेज, अगर इन द फॉर्म ऑफ द परसेंटेज हम कैलकुलेट करें तो कितने अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो वाटर डिमांड जो है वो हमारा है फॉर द डिफरेंट पर्पसेस। तो अगर हमने देखा कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए नॉर्मल रेंज अगर हम लेकर के चले तो स्टे बाय तो 200 यू कैन टेक इट एज 135 ऑफ कोर्स, 300 और 250 you can take it. Averagely it will come like this. Then industrial and the commercial demand, public uses. So you can see the different percentage in which we need the water consumption or the water demand. So almost the 35% of the water we need for the domestic purposes. That means the almost most of the water consumption is by the domestic. हाउस होल्ड में हमें मतलब मैक्सिमम जो पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो हमें हाउस होल्ड पर्पसेस के लिए होती है, एंड देन वी विल गो ऑन फॉर द इंडस्ट्रियल इन द कमर्शियल इन द पब्लिक एंड देन द लॉसेस इन द वेस्ट. So now next, now we will see some of the fluctuations in the water demand. यानी कि हमने कैलकुलेट तो कर दिया कि वाटर डिमांड हमारे डोमेस्टिक पर्पस के लिए इतना है, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए इतना है, पर क्या ओवरऑल एनुअल पूरा का पूरे के पूरे साल के लिए हमेशा पानी की रिक्वायरमेंट इसी तरीके से रहेगी या कुछ वजह होंगी या कुछ फैक्टर्स होंगे जिनके ऊपर वो डिपेंड करेगा, जिसकी वजह से उसमें या डिमांड में जो है वो कुछ फ्लक्चुएशंस भी आ सकते हैं. हो सकता है कभी हमें और कम पानी की जरूरत हो सकता है किसी तरह हमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत हो. इन सारी चीजों को भी हम डिस्कस करेंगे और इन सारे फैक्टर्स को भी हम कंट्रीब्यूट करते हैं व्हेन वी आर गोइंग टू डिजाइन द वाटर सप्लाई सिस्टम. So now first one we will see the average daily per capita demand is equals to, ये हमने पता कर रखा है कि average daily per capita demand हमारी क्या होती है, quantity required in a year upon 365 into population. ये हमने पहले भी देखा. तो ना इन एवरेजली किन 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 वजहों से जो फ्लक्चुएशंस है वो वाटर डिमांड में अफेक्ट करती है. तो फर्स्ट वन इज योर सीजनल एंड द मंथली वेरिएशंस दैट कंसीडर्स द सीजन स्पेसिफिक हाई और लो डिमांड. इट मींस अगर हम देखें इन इंडिया स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो गर्मियों में इन द समर सीजन वी नीड मोर वाटर व्हाई. ऑफकोर्स हमें कूलर के लिए कूलर यूज करने के लिए ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है. जो हमारा कंजम्पशन होता है उस समय हमें समर में हमें पानी का कंजम्पशन जो है वो हमारा बढ़ जाता है. तो ये सारे भी रीजन है जिनकी वजह से समर और विंटर में जो वेरिएशंस हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगे कि समर में जो हमारी पानी वाटर जो डिमांड होता है वो बढ़ जाता है इन कंपैरिजन टू द विंटर. ऐसे ही अगर हम विंटर ऐसे कंट्रीज को ध्यान में दें जहाँ पे ज्यादातर विंटर सीजन रहता है, वहाँ पे विंटर सीजन में पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है क्योंकि उन्हें ज्यादा पानी की जरूरत होती है फॉर द बाथिंग पर्पज और द एवरी फॉर द ईच एंड एवरी पर्पज दे नीड द वाटर एंड दे नीड टू एक्चुअली हॉट और बर्न यू कैन से टू गेट उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें जरूरत होती है, हम उसे थोड़ा सा हीट प्रोवाइड करते हैं. तो उसकी वजह से अगर हम देखें तो उन एरियाज में हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो विंटर सीजन में ज्यादा होती है. अगर हम इंडिया में देखेंगे तो यहाँ पे हमें समर सीजन में सबसे ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होती है इन कंपैरिजन टू द विंटर सीजन. नाउ नेक्स्ट इज द डेली वेरिएशन. डे टू डे भी क्या वेरिएशन हो सकते हैं. फर्स्ट कंसिडर डे टू डे वेरिएशन इन द वाटर डिमांड. इफ आई विल से कि जैसे कि हम संडे को सभी लोग घर पे रहते हैं
स्कूलों की छुट्टी है, ऑफिसेस की छुट्टी है, तो सभी लोग जो होते हैं वो घर पे मौजूद होते हैं। तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि जो वीकेंड्स होता है उसमें पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, बिकॉज सारे जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, जो फैमिली मेंबर्स होते हैं, वहाँ पे मौजूद होते हैं, और दैट्स व्हाई दे यूज द मोर वाटर इन कंपैरिजन टू द अदर डेज, अदर यू कैन से वीक डेज। आर्ली वेरिएशंस, क्या आर्ली वेरिएशंस भी होते हैं? Considers the time-dependent variations in the water demand on a day. Also considers the instantaneous variations in the demand. क्या ऐसा हो सकता है कि आर्ली वेरिएशंस और इंस्टेंटेनियस वेरिएशंस हो सकते हैं हमारे वाटर डिमांड में? ऑफ कोर्स, जैसे अगर हम देखें कि सुबह और जो शाम से रात का वक्त होता है, उस समय जो हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है वो ज्यादा होती है, बिकॉज उस समय जो हमारे हाउस होल्ड वर्क होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और उस हिसाब से हमें फ्लक्चुएशंस देखने को मिलती है। उस तरीके से हमें आर्ली वेरिएशंस देखने को मिलते हैं रिगार्डिंग द वाटर डिमांड। ना अगर हम मंथली और सीजनली वेरिएशंस देखें, तो ड्यूरिंग ड्यूरिंग द समर्स in India, the rate of the water demand is generally 30 to 40% higher than the annual average. Here you can see कि 30 to 40% higher than the annual average, यानी कि गर्मी के मौसम में हम ये एक लेकर के चलते हैं अनुमान that 30 to 40% जो हमारा वाटर का डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। Then water consumed for the drinking, bathing, washing of the clothes, air coolers, these are the purposes for which we consume more water during the summer season. During the winters in the India, the water demand is about 20% lower than the annual average, is less requirement of the water for the domestic use. And during the rainy season, the outdoor demand of the water for the gardening etc. is much less. बिकॉज रेनी सीजन में ऑफकोर्स गार्डनिंग के लिए हमें अलग से पानी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, हमें रेन से ही जो है वहाँ पे गार्डनिंग में हमारे पास पानी जो होता है वो मौजूद होता है, तो हमें उसे अलग से उसके लिए वाटर डिमांड की जरूरत नहीं होती है। नाउ देयर इज अ नोट, इन सम ऑफ द हायर इकोनॉमिक कंट्रीज लाइक Australia, now domestic water demand in the winter is higher than the summer because more water used in the getting hot water for the bathing and the cleansing. As soon as we have seen that this is the higher economic countries, हमने पहले ही पढ़ा था कि जितनी भी ये कंट्रीज होंगी जहाँ जो कि डेवलप्ड होंगी या ऐसे एरियाज होंगे जो कि जिनके हायर स्टैंडर्ड लेवल होंगे, तो वहाँ पे ऑब्वियसली जो फ्लक्चुएशन है वाटर डिमांड में वो होंगे ही होंगे। Now the fluctuations in the water on the basis of the daily variation. So depend on the day-to-day individual activities and the climatic conditions. तो अगर हम देखें कि कंजम्पशन जो होता है वाटर डिमांड का, वो हमारा हॉलीडेज में और फेस्टिवल्स लाइक होली, इन सारे सिस्टम इसमें अगर हम देखें तो पानी का जो कंजम्पशन है वो बढ़ जाता है। द रिक्वायरमेंट इज लोअर ऑन द डेज ऑफ द रेन। तो जब रेन सीजन आता है तो उस समय हमारा जो जिस दिन रेन होता है उस दिन जो हमारा वाटर डिमांड होता है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। Important for the design of the networks, pumping stations and the reservoirs. इनके ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा डेली वेरिएशंस। In India, the maximum daily demand of the water is generally taken as the 180% of the annual average daily demand of the water. And here we take the peak factor as the 1.8. Now the peak factor may vary in the different design calculations, यानी कि जो भी हम different design period calculate करते हैं उसके हिसाब से इसका जो वेरिएशन होता है वो होता रहता है। Now next we will see the fluctuations in the water demand, hourly variations, यानी कि hourly कैसे वो वेरिएट करता है, यानी कि hourly कैसे फ्लक्चुएट करता है वाटर डिमांड में। So now the certain hours of the day water demand is found to be very high, यानी कुछ ऐसे घंटे हैं स्पेशली एक दिन के जिसमें जो पानी का डिमांड होता है बढ़ जाता है। जनरली मॉर्निंग आवर्स में अगर हम देखें 6 से 10 AM के बीच में, इवनिंग आवर्स में देखें अगर हम 6 से 9 PM के बीच में, तो वहाँ उस समय जो वाटर कंजम्पशन होता है वो हायर होता है देन द एवरेज आवर्ली कंजम्पशन। ड्यूरिंग द अदर आवर्स द रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस, क्योंकि इस समय जो हमारा हाउस होल्ड वर्क होता है वो शुरू होता है। If a fire breaks out, a huge quantity of the water is required during the shorter duration.
ये भी पर्पज है, अगर कहीं पे कुछ आग वगैरह लग गई है तो उस समय भी हमें बहुत ही ज्यादा एक ह्यूज क्वांटिटी में हमें पानी की रिक्वायरमेंट। In India, the maximum hourly demand of the water is generally taken as the 150% of the average hourly demand on the day of the maximum use of the water. And here the hourly peak factor, we take it as a 1.5. So we have to, so now this is the graph also, we can say that how the fluctuations occur in the hours. So here the x-axis gives us the hours of the day and here it gives the quantity of the water. तो किस तरीके से इसका फ्लक्चुएशन हो रहा है अगर हम देखें 12 बजे से लेकर के 4 बजे के बीच में ये जो ग्राफ है वो नीचे जा रहा है ना, 4 बजे से वो धीरे 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 ऊपर जाता है एंड देन एट द यू कैन सी एट 8 ये फिर से नीचे आने लगता है एंड 12 बजते बजते दोपहर की ये फिर से यहाँ पर पहुंच जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लक्चुएशन आरली फ्लक्चुएशंस देखेंगे इन द वाटर डिमांड और द वाटर कंजम्पशंस। ना तो जो भी हमने फ्लक्चुएशंस देखा है उनका रेट ऑफ वाटर डिमांड हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। So for the average daily per capita demand, you have to actually learn this. Average daily per capita demand is equals to quantity required in the 12th month, that is divided by the 365 into population. Maximum daily demand we'll see, then we are multiplying it with the peak factor 1.8 into the average daily demand. So here the maximum daily demand of the maximum day, that means जो hourly हम peak factor लेकर के चलते हैं उसको multiply करेंगे with the average hourly demand of the maximum day. These are the some of the formulas which can be asked in your examination, or on the basis of this also you can get some of the numericals. So you have to learn this. Now next, the factors affecting per capita demand. It means which of the factors after the fluctuations भी affect करते हैं हमारे per capita demand पे। अब कुछ और भी ऐसे external factors हैं जो कि affect करते होंगे हमारे per capita demand पे, water के per capita demand पे। तो वो कौन कौन से factor हैं? Some of the factors are size of the city, presence of the industries, climatic conditions, habits of the people, like वो अब देखिए कि साइज कितना बड़ा है सिटी का या उस टाइम का, कितने लोग होते हैं, तो ऑफकोर्स वहाँ का वाटर डिमांड जो है उस तरीके से होगा। क्या वहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज या कमर्शियल एरियाज भी प्रेजेंट हैं? क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है वहाँ का? हैबिट्स ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों की हैबिट कैसे, क्या उनके अंदर अवेयरनेस है या नहीं है, क्या उन्हें पता है या उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है? इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द पीपल, क्वालिटी ऑफ द वाटर, वाटर की क्वालिटी किस तरीके से है वो भी डिपेंड करती है। आवर्स ऑफ द सप्लाई, जैसे कहीं कहीं कुछ आवर्स जो है वो सेट होते हैं कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक जो है वो पानी की सप्लाई मिलेगी, और कहीं कहीं ऐसा होता है कि 24 घंटे आपको पानी की सप्लाई मिलती है। इसके ऊपर भी डिपेंड करता है पर कैपिटा डिमांड। इनकी वजह से वेस्टेज भी होता है। So now next is pressure in the distribution system, कितना किस तरीके का प्रेशर है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। Efficiency of the water works administration means the administration, how efficiently the administration works for the water demand. Cost of the water, जैसे कि आप कहीं कहीं हम देखते हैं कि मीटर लगे हुए हैं पानी के लिए, वहां पे लोग उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे। जहाँ पे मीटर नहीं लगे हुए हैं, जहाँ पे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पानी मिलता है, वहां पे लोग उस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और इस तरीके से वो इफेक्ट करेगा पर कैपिटा डिमांड को। पॉलिसी ऑफ द मीटरिंग एंड द चार्जिंग मेथड, कि क्या पॉलिसी दे एक्चुअली यूज फॉर द मीटरिंग एंड द चार्जिंग मेथड। जैसे इन दिल्ली वी विल सी दैट दिस मच ऑफ द मीटर, अगर इतना यूनिट आपका आता है तो आपको वो पानी मुफ्त में मिलेगा। तो इस तरीके से भी चीजें, तो मैक्सिमम लोग उतना यूज कर लेंगे भले उनकी रिक्वायरमेंट हो या नहीं, बिकॉज दे नो कि इतना तो हमारे पास फ्री का पानी आ रहा है। तो ये सारी जो भी पॉलिसीज बनती हैं, जो मैनेजमेंट के लोग बनाते हैं, ये सारी चीजें भी इफेक्ट करती हैं for the per capita demand. So now इन सारी चीजों को अगर हम ध्यान में दें तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन से सोर्स से हम पानी का सप्लाई कर रहे हैं। उस सोर्स में ऑलवेज कितना पानी रहेगा पूरे साल के लिए, अगर हम ध्यान देंगे तो पानी कितना मौजूद है, वहाँ की क्वालिटी कैसी है, वहाँ की क्वांटिटी कैसी है,
हमारा सप्लाई सिस्टम कैसा होगा, वहाँ की साइज ऑफ सिटी कैसी, इन सारी चीजों का हमें ध्यान रखना होगा when we are going to design the water supply system. Now next, the first part is the size of the city. The first factor है वो आपका size of the city. So here we can see for the less than 20,000, you can see the per capita demand is this much. So here, up to this, you can see that the over 10 lakh is, if the town is there where the population is over 10 lakhs, then the per capita demand would be the 335 to 360 per liter per day per person. So this type of the fluctuations or factors, how they are affecting the size of the city for the water demand. So above figures can have the variations of the 25%. Even in the IS code, it is written there that for the above figures, you can take also the variation of the 25%. Now, the IS code permits the maximum value of 335 LPCD for Indian condition. Indian condition के लिए IS code में जो permission दी हुई है, जो permissible value है वो है 335 LPCD for the maximum to maximum size of the city. Now, the next factor is climatic conditions. At the hotter and the dry places, the consumption of the water is generally more because more of the bathing, cleaning, air coolers, air conditioning involved. Similarly, in extreme cold countries, more water may be consumed because the people may keep their taps open to avoid the freezing of the pipe, and there may be the more leakage from the pipeline since the metals contract with the cold. तो क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसे अफेक्ट करती हैं? ऑफकोर्स अगर ड्राई प्लेसेस हैं, हॉटर प्लेसेस हैं, तो हमें ज्यादा पानी की रिक्वायरमेंट होगी, हम ज्यादा देर तक नहाएंगे, हम जो क्लीन होता है वो हम ज्यादा करेंगे. एयर कूलर्स के लिए, एयर कंडीशनिंग के लिए हमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है. सिमिलरली जहाँ पे बहुत ही ज्यादा कोल्ड, जो कि बहुत ही ज्यादा कोल्ड कंट्रीज है, वहां पे भी जो कंजम्पशन है पानी का वो ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज वहां पे जब पानी की सप्लाई होती है जिन पाइप्स के, उनके ज्वाइंट्स में जो है वो कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाते हैं बिकॉज ऑफ द कोल्ड, बिकॉज ऑफ द फ्रोजन सिस्टम. इसकी वजह से जो टैप है वो खुला छोड़ दिया जाता है ताकि जो फ्रीजिंग ऑफ द पाइप है वो अवॉइड किया जा सके और फिर उन्हें जो नॉर्मल पानी है वो मिल सके. तो ये सारी अलग अलग कंडीशंस हैं. अगर हम कोल्ड एरिया में भी देखें, अगर हम हॉटर एरिया में भी देखें, तो भी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से वहाँ पे जो वाटर का डिमांड है वो किस तरीके से फ्लक्चुएट करता है. Now, type of the habits of the people or the gentry of the peoples. Which type of the peoples and how the behavior of the peoples are there. The rich and the upper classes communities generally consume more water due to their affluent living style. तो इनके अलग अलग डिफरेंट लिविंग स्टैंडर्ड्स की वजह से जो पानी की रिक्वायरमेंट है बढ़ जाती है. नाउ नेक्स्ट इज द इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल एक्टिविटीज. The pressure of the industrial and the commercial activities at the particular places increases the water consumption by the large amount. Of course, अगर इंडस्ट्री है उस एरिया में कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे पब्लिक की कमर्शियल्स में पब्लिक की वजह से भी एंड इंडस्ट्रियल में ऑफकोर्स इंडस्ट्रीज नीड मोर वाटर, दे कंज्यूम मोर वाटर, so that's how it also affects the water demand. Now next is the quality of the water supply. If the quality and the taste of the supplied water is good, it will be consumed more because in that case people will not use other sources such as the private wells, hand pumps, etc. Similarly, certain industries such as the boiler feeds, etc., which require the standard quantity waters will not develop their own supplies and will use the public supplies provided the supplied water is up to their required standard. That means कि अगर हमारा क्वालिटी ऑफ वाटर सप्लाई अच्छा है तो हम जो है जो लोग हैं वहाँ के वो ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करेंगे सप्लाई वाटर को रेदर देन अगर उनके पास प्राइवेट वेल्स भी हैं, अगर उनके पास हैंड पंप भी है तो उससे ज्यादा वो वाटर सप्लाई की तरफ ही जाते हैं. इसी तरीके से अगर वहाँ पे कोई इंडस्ट्रीज है जहाँ पे वाटर सप्लाई हो रहा है और 24 घंटे हो रहा है और एडिक्वेट कैन से कि इनएडिक्वेट कैन से क्वांटिटी में अगर वो पानी का सप्लाई हो रहा है
तो दे विल ऑल्सो यूज द वाटर फ्रॉम देयर ऑल्सो, मतलब उनको अलग से भी वो जो पानी उनके लिए अलग स्टैंडर्ड बना हुआ है वहां से नहीं यूज करके जो पब्लिक यूज के लिए सप्लाई होता है उसी को इस्तेमाल करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से हम क्वालिटी ऑफ वाटर जो है हम गिरा देंगे। तो वी विल थिंक अबाउट दिस, इस तरीके से भी फैक्टर्स जो है वो डिपेंड करते हैं। तो अगर हमारा क्वालिटी अच्छा है तो हम मीटर लगवा सकते हैं या हम आर्ली सप्लाई कर सकते हैं। इन सारी चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा। Next is the pressure in the distribution system. If the pressure in the distribution pipe is high and is sufficient to make the water reach at third or the even fourth storage, water consumption shall be definitely moved. Means अगर pressure अच्छा है और वो इतने flows तक पानी को जो है वो आराम से पहुंचा सकता है तो obviously वहाँ का जो पानी का consumption है वो बढ़ जाएगा. The water consumption increases because of the two reasons. People living in the upper storage will use the water freely as compared to the case when the water is available. Calculate to them. Losses in the waste due to the leakage are considerably increased when the pressure is high. For example, if the pressure increases from 20 meter head of the water to 30 meter head of the water, the losses may go up by the 20 to 30%. ये सारी चीजें भी हैं जो अफेक्ट करती हैं. Now the development of the sewerage facility. किस तरीके का हमारा सीवरेज फैसिलिटी, उस पर हम किस तरीके से पानी का हमने सिस्टम बना रखा है. द वाटर कंजम्पशन विल बी मोर इफ द सिटी इज प्रोवाइडेड विद द फ्लश सिस्टम एंड शैल बी लेस इफ द ओल्ड कंजर्वेटिव सिस्टम बी यूज्ड फॉर द लैटरन्स इज अडॉप्टेड. मीन्स अगर हम फ्लश सिस्टम यूज करते हैं तो हमारा जो पानी का डिमांड है वो बढ़ जाएगा इन कंपैरिजन टू व्हेन वी आर यूजिंग द कंजर्वेशन सिस्टम. So these all are the factors, 7 factors. Now the next factors are system of supply. Means water may be supplied either continuously for the 24 hours of the day or may be supplied only for the peak period, morning and the evening. The second system, that is intermittent supplies, may lead to the some saving in the water consumption due to the losses occurring for the lesser time and more vigilant use of the water by the consumers. Means से कि कहीं कहीं जो है वो 24 घंटे में पानी का सप्लाई मिलता है, कहीं कहीं जो है जो पीक पीरियड है जो हम देख रहे थे सुबह के 6 बजे से 9 बजे तक और शाम के 6 बजे से 9 बजे तक, वो जो पीक पीरियड है हमारा, उस टाइम में वाटर की सप्लाई सिस्टम बनाई जाती है टू प्रिवेंट द वाटर लॉसेस. नाउ द कॉस्ट ऑफ द वाटर. कहीं कहीं आपको फ्री में पानी मिलता है, कहीं कहीं बहुत कम रुपए लगाए जाते हैं उसकी जो कॉस्टिंग होती है. हालांकि वैसे भी जो ओवरऑल पैकेज अगर हम देखते हैं तो पानी का जो हम बिल बनाते हैं वो बहुत ही ज्यादा नहीं आता है. फिर भी कहीं कहीं यू कैन सी दैट दिस मच ऑफ द अमाउंट ऑफ द मीटर यू विल बी गेटिंग द फ्री ऑफ कॉस्ट. ये सारी चीजें भी अफेक्ट करती हैं, सारी पॉलिसीज भी अफेक्ट करती हैं. Now the policy of the metering and the method of the charging. When the supplies are the metered, people use only that much of the water as much as required by them. Although the meters supplied are preferably because of the lesser wastage, they generally lead to the lesser water consumption by the poor and the low income group, leading to the unhygienic condition. That means अगर हम ऐसी कोई पॉलिसी बनाते भी हैं कि हमने मीटर लगा दिया तो कहीं कहीं तो ऐसा हुआ कि जितना उन्हें रिक्वायरमेंट है उतना ही वो इस्तेमाल करेंगे. बट अगर हम लो इनकम ग्रुप में जाएं या हम पुअर पीपल की साइड में अगर हम देखेंगे तो वो लोग और भी ज्यादा कम पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं, जिसकी वजह से अनहाइजेनिक कंडीशंस जो है वो बनने लगते हैं. तो इन सारी चीजों का भी हमें ध्यान देना होगा. Now next, the population forecasting methods. Means different factors हमने देख लिए, external factors कि किस किस तरीके से वो डिपेंड करते हैं. नाउ द पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग मेथड, ये क्यों रिक्वायर्ड है? फर्स्ट, अगर हम किसी सोर्स से पानी को ले रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज फैक्टर्स जो हमने अभी पढ़े, पॉपुलेशन भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है और मेन फैक्टर है जिसके ऊपर जो हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम है वो अफेक्ट करता है. So these are the some of the population forecasting systems such as the arithmetic increase method, geometric increase method, incremental increase method, logistic curve methods. These are the some of the population forecasting method. और ये जो population forecasting method है ये भी किन factors पे डिपेंड करता है?
ऑन द बर्थ रेट कैसा है, वहां का डेथ रेट कैसा है, माइग्रेशन रेट कैसा है, एनसेशन रेट कैसा है, सारी चीजें भी डिपेंड करती हैं फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड। अब तक हमने जो डिफरेंट फैक्टर्स देखे, जो नेचुरल फैक्टर्स देखे हैं जिनकी वजह से डिपेंड करता है हमारा वाटर सप्लाई सिस्टम, नाउ वी आर गोइंग टू टेक और रीड अबाउट द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। Now the first population forecasting method is arithmetic increase. Now we will read about the arithmetic increase. जिस तरीके से हमें नाम से समझ में आ रहा है that this will be contributed with the arithmetic increase method. This means कि how the increasing rate, that means जो constant increasing rate हम consider लेकर के चलेंगे और उसी method का हम इस्तेमाल करेंगे population forecasting. This method assumes that the population increases at the constant rate. इसमें हम ये मान करके चलेंगे कि हर साल एक ही रेट से जो है, एक ही कांस्टेंट रेट से जो है वो पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हो रहा है. So now this will give us the dp upon dt. So यहाँ पे हमने फिर से डिस्कस किया था that the population जो है वो इंक्रीज करेगी at the constant rate. तो इसको हम लेकर के चलेंगे that the population is increasing at the with this you can say the with respect to the time which is equals to the constant. That means constant rate से जो population है for the particular time that is increasing. That means हर साल जो है हमारा जो rate of increment है वो same है. Now the forecasted population Pn after the n decades from the last known census is given by Pn is equals to P0 plus n x bar. That means the formula है वो हमारा कुछ इस तरीके से है Pn is equals to P0 plus n x bar. फिर जो Pn है यानी कि जो आपको पॉपुलेशन निकालनी है, जो पॉपुलेशन आपको कैलकुलेट करनी है, दैट विल बी योर Pn. P0 यानी कि जो लास्ट पॉपुलेशन नोन है आपको, तो लास्ट सेंसस की पॉपुलेशन आपको नोन है, दैट विल बी योर P0 एंड देन प्लस n इंटू एक्स बार. हियर n जो है वो आपका नंबर ऑफ डिकेड्स है एंड द एक्स बार इज द एवरेज ऑफ द पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी कि जितना भी इंक्रीज हो रहा है हर साल, हर 10 साल में, हर डिकेड्स में, उसका एवरेज हम लेकर के देखेंगे. तो ना एक हम न्यूमेरिकल भी इस पे करेंगे. Now some of the factors or you can say the characteristics of the arithmetic increase method based on the assumption that the population increases at the constant rate. वो इस तरीके का फॉर्मूला हम इसको देते हैं. This type of the increase method, this type of the method is the better applicable to the large and the established city. It means जो कि large और established city है वहाँ पे हम मान करके चलते हैं कि एक constant rate पे जो population का increment होता है. तो give the lower population estimate than the actual value of use for the small average or the comparatively new cities. अगर हम न्यू सिटीज का कैलकुलेशन इसके साथ करेंगे, अगर हम स्मॉल पॉपुलेशन या एवरेज एक पॉपुलेशन को लेकर के जब चलेंगे एक टाउन को, तब अगर हम अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का यूज करेंगे तो वहां पे हमें लोअर पॉपुलेशन एस्टिमेट होकर के मिलेगा. ये भी क्वेश्चन इस तरीके से आपको एग्जाम्स में आ सकता है कि लार्जर सिटीज के लिए, एस्टेब्लिश सिटीज के लिए हम कौन सा मेथड जो है वो इस्तेमाल करते हैं फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग. इस तरीके के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कि किसमें जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है उससे वैल्यू जो है पॉपुलेशन की वो लोअर शो हो सकती है फॉर द स्मॉलर एवरेज और द कंपैरेटिवली न्यू सिटी. In this method, the average increase in the population per decade is calculated from the past census report. यानी कि past census report जो हमारे पास आएगी, जो हमें हम न्यूमेरिकल में जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तो हमें समझ में आएगा, उससे हम इस कैलकुलेशन का नेक्स्ट डिकेड के लिए कितनी पॉपुलेशन होगी वो हम कैलकुलेट करेंगे. Now next, the population of the 5 decades. This is the question. The population of the 5 decades from 1930 to 1970 are given in the table. Find out the population after 1, 2 and 3 decades by using the arithmetic increase. That means here you can see इस टेबल में अगर हम देखें 1930 से लेकर के 1970 तक का हमारा पॉपुलेशन दिया हुआ है और हमें नेक्स्ट 3 डिकेड्स के लिए
पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग जो है वो निकालना है विद द हेल्प ऑफ द अरिथमेटिक इंक्रीज। तो ना इसका सोल्यूशन हमें इसका फॉर्मूला याद है, ये फॉर्मूला है जो हमने पढ़ा था कि n इज इक्वल्स टू पी नॉट प्लस एक्स बार। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक्स बार कैलकुलेट करेंगे। एक्स बार हमने क्या पढ़ा था कि एक्स बार इज द एवरेज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन, यानी कि हर डिकेड में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसका हम एवरेज लेंगे, यानी कि जो भी पॉपुलेशन हमें दिया हुआ होगा क्वेश्चन में उसका हर 10 साल में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसका हम मीन लेंगे। तो इस तरीके से हमने एक टेबल बना लिया जिसमें दिस डेटा हैज बीन गिवन, दिस डेटा हैज बीन गिवन। Now we will calculate the increase in the population, that is x. अगर हमें x कैलकुलेट करना है तो what we will do कि 1940 और 1930 में जो पॉपुलेशन है, यानी कि 1930 से 1940 में कितने पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हम 28,000 को माइनस करेंगे 25,000 से तो हमें मिल जाएगा कि 1940 से और 1930 में कितना डिफरेंस है, कितना जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। Here we will get the 3,000 अगर हम इन दोनों को माइनस करें। सिमिलरली when we minus 30,000 to 28,000 we get this, sorry, yeah, when we minus 28,000 to 25,000 we will get 3,000. When we minus 34,000 to 28,000 we will get 6,000. When we minus 42,000 to 34,000 we will get 8,000. And when we minus the 47,000 to 42,000 we will get 5,000. इस तरीके से हर 10 साल में कितनी पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट हुआ है वो हमें मिल गया इन द फॉर्म ऑफ द एक्स। नाउ एक्स बार दैट मीन्स हमें अब इसका एवरेज लेना है, तो हमने इसका टोटल ले लिया एंड डिवाइड बाय 4 कर दिया, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास न्यूमेरिक वैल्यूज जो यू कैन से जो वैल्यूज है वो हमारे पास 4 है, तो इस तरीके से हमें 4 से डिवाइड करके इसकी वैल्यू ले ली। तो नाउ एक्स बार हमें कितना मिल गया 5500। तो ना जो हमारे पास फॉर्मूला था, the formula was Pn is equals to P नॉट प्लस एन एक्स बार। तो यहाँ पे जो एक्स बार है वो हमें मिल गया 5500। नेक्स्ट, अगर हम पॉपुलेशन फॉरकास्ट कर रहे हैं फॉर द फर्स्ट डिकेड, यानी अगर हम फर्स्ट डिकेड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो P1970 के लिए, सॉरी 80 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हम 1980 यानी कि 1980 में कितना पॉपुलेशन हुआ होगा इसके हिसाब से, अरिथमेटिक मीन के हिसाब से, तो हम देखेंगे यहाँ पे P नॉट हमारा क्या आ जाएगा, P नॉट विल बी द 1970 में जितना पॉपुलेशन होगा दैट विल बी आर P नॉट। तो 1970 में हमारे पास पॉपुलेशन कितना दिया हुआ है 47,000 प्लस एन, एन दैट मीन्स कि कितने डिकेड्स की हम बात कर रहे हैं, 1 डिकेड की हम बात कर रहे हैं कि 1970 से 1980 में कितने डिकेड्स हुए, जो भी आपके डिकेड्स हैं, दैट मीन्स 1 डिकेड इज इक्वल्स टू 10 इयर्स। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितने डिकेड हुए 1 डिकेड। नाउ 1 मल्टीप्लाई बाय द एक्स बार, एक्स बार हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है दैट इज 5500। तो इस तरीके से जब हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट द वैल्यू ऑफ 52,500, यानी कि 1980 में हमारे पास इतना पॉपुलेशन की फोरकास्टिंग हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ बाय यूजिंग द अरिथमेटिक इंक्रीज। इसी तरीके से जब हम सेकेंड डिकेड के लिए कैलकुलेट करेंगे तो यू कैन सी अगेन जो हमारे पास नोन है, यानी कि ऑलरेडी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो जो लास्ट पॉपुलेशन जो हमें गिवन है वो 1970 ही है। दैट मीन्स जो हमारा P नॉट होगा, एक्स बार हमारा सेम होगा बिकॉज यही हमें बस दिया हुआ है, एक्स बार हमारा सेम है 5500। ना यहाँ पे जो हमारा P नॉट होगा फॉर द 1990, अगर हम देखेंगे तो P नॉट जो होगा अगेन हमारा 1970 होगा, यानी कि 47,000 होगा प्लस n कितना हो जाएगा, 1970 से हम 1990 की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 माइनस 1990 माइनस 1970 इट विल कम
20 और 10 डिकेड्स की बात करें तो उसको 10 से डिवाइड कर देंगे, देन यू विल गेट 2. So here the value of the n will be 2 multiply by the 5500. तो यहाँ पे फिर से हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी दिस 58,000. सिमिलरली इसी तरीके से हमें थर्ड डिकेड के लिए कैलकुलेट करना है, यानी कि P2000 ईयर में कितना पॉपुलेशन होगा. तो यहाँ पे जो हमारे फिर से अगेन जो P नॉट होगा वो हमारा क्या होगा, P1970, दैट मीन्स 47,000. अगेन जो n की वैल्यू होगी वो हमारी 3 हो जाएगी, बिकॉज 1970 से 2000 30 ईयर्स होते हैं. 30 ईयर्स डिवाइडेड बाय 10, दैट इज इक्वल्स टू 3, and it is multiplied by the 5500, then we will get the value of 63,500. तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करके विद द हेल्प ऑफ द अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड वी कैन कैलकुलेट द पॉपुलेशन आफ्टर 1, 2 एंड 3 डिकेड. आई होप ये आप लोगों को समझ में आएगा अच्छी तरीके से. इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आता है कि आपको अर्थमेटिक मीन मेथड से किसी भी एक मीन मेथड किसी भी एक मेथड से आपको कैलकुलेट करना है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, या आपको ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि ऐसा कोई आपको फॉर्मूला यूज करना है जो कि एक एस्टैब्लिश सिटी के लिए यूज होता है, तो भी आपको अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड का ही इस्तेमाल करके पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग जो है वो कैलकुलेट करनी है. अगेन एक क्वेश्चन अगर हम देखें इस टाइप का, आपको फोरकास्टिंग मेथड दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन है again we can go through that अगर year, these all the years have been given, 1961, 1971, 1981, 1991, और इतने पॉपुलेशन आपको गिवन है. इसका इंक्रीज मेथड हम निकालेंगे, इसका फिर हम एवरेज निकालेंगे. टोटल करने के बाद ये हमारा क्या हो जाएगा, x बार हो जाएगा, और इस तरीके से n कैलकुलेट करेंगे हम, एंड देन फॉर्मूले में पुट करके हम आंसर करेंगे. So this is how we are going to calculate the arithmetic increase. Now the next method is your geometric. Now in the geometric increase method, this is the compounding rate, also called as the uniform increase method. Means इस method को हम uniform increase method भी कहते हैं. The forecasted population means P n after an n decade is given by the formula is like this. P n is equals to P naught multiplication of 1 plus rate of the you can say R denotes to the rate at which the growth rate, okay, divided by 100 into the power of n. This means how many decades are there. ये हमारा फॉर्मूला है फॉर द ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड. R को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं जो हम जब न्यूमेरिकल में सॉल्व करेंगे तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला का हम इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो हमें अच्छे से समझ में आएगा. Now this is the formula, you have to learn this formula. Now the geometric increase method based on the consumption that the percentage growth is constant. ये हमने देख लिया, जो ग्रोथ रेट है वो परसेंटेज ग्रोथ रेट है, जो वो है वो कांस्टेंट रहेगी. फॉर्मूला हमने पहले डिस्कस कर लिया था. दिस इज मोर एप्लीकेबल टू द रिलेटिवली न्यू सिटीज विद द अल्टीमेटेड स्कोप ऑफ द एक्सपेंशन. दैट मींस ये न्यू सिटीज के लिए है. अर्थमेटिक मीन मेथड में हमने क्या देखा था कि वो न्यू सिटीज के लिए नहीं है, वो एस्टैब्लिश्ड सिटीज के लिए है. So ये जो है वो आपकी न्यू सिटीज के लिए एप्लीकेबल होता है. May produce too large result for the rapidly grown cities in the comparatively short time, therefore must be used with the caution. That means अगर हम अर्थमेटिक मीन मेथड में देखें तो उसमें हमें पॉपुलेशन जो है वो एवरेजली कम मिलता है, एक्चुअल से कम मिलता है. एंड इसमें अगर हम देखें तो इसमें बहुत ही रैपिडली ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन शो करता है. दैट मीन्स बहुत ही लार्ज पॉपुलेशन जो है वो शो करता है. इसीलिए हम इसको न्यू सिटीज के लिए, यानी कि जो स्टैब्लिश हो रही हैं उनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इन दिस मेथड the average increase in the population per decade is calculated from the past census report. ये भी past census report से ही calculate होती है. This increase is added to the present population to find out the population of the next decade. Now next हम फिर से क्वेश्चंस के लिए सॉल्व करेंगे फॉर द ज्योमेट्रिक इंक्रीज. हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा.
Determine the future population of the satellite town by the geometric increase method for the year of the 2011. हमें कैलकुलेट करना है। यहाँ पे इतने पॉपुलेशन का हमारे पास, इतने ईयर्स का हमारे पास पॉपुलेशन गिवन है। इसमें अगेन हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे जिसमें हम सबसे पहले आर कैलकुलेट करेंगे, जो कि हमारा ग्रोथ रेट है इन परसेंटेज, हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये हमारा दिया हुआ है, ऑलरेडी गिवन है। अब हम इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स निकालेंगे, पॉपुलेशन इन द थाउजेंड है, सो दिस मच वी विल गेट। इसको माइनस करेंगे हम, अगेन इसको माइनस करेंगे हम, अगेन इसको माइनस करेंगे हम, तो हमें इस तरीके से जो वैल्यूज है वो 3 वैल्यूज मिलेंगी। नाउ परसेंटेज रेट निकालने, रेट ऑफ परसेंटेज निकालने के लिए व्हाट वी विल एक्चुअली डू, वी विल, here it is given the formula column 3 divided by column 2 multiplication of 100. That means when we will do 18 divided by 93 into 100, we will get 19.3. Similarly, when we multiply or divide, you can say 132 divided by 111, then we will get 18.90. So this is how we are going to calculate the percentage increase in the population growth. Now next, हमें ये मिल गया, हमें ग्रोथ रेट पता चल गया। नाउ ग्रोथ रेट यानी कि ग्रोथ रेट का अलग अलग फॉर्मूला हमने देखा था यहाँ पे निकालने के लिए, ठीक है। ये फॉर्मूला है कि ये फॉर्मूला नहीं, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला है, तो हम सबसे पहले इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। इस फॉर्मूले में हम देखेंगे तो आर यानी कि ज्योमेट्रिकल मीन पास्ट ग्रोथ रेट है, वो क्यूबिक रूट ऑफ ऑल दीज वैल्यूज, यानी कि क्यूबिक रूट ऑफ 19.35 multiplication of 18.92 multiplication of 21.9, then we will get the value of 20.03% per decade. This is the value of R. Okay, यहाँ पे हमें R की वैल्यू मिल गई। नाउ PN क्या है, हमें 2011 का निकालना है। हमें जो P नॉट है वो हमारा क्या है, P 1981, यानी कि 81 में जो हमारा पॉपुलेशन है 161,000 है, ठीक है। 1 प्लस जो हमारा R है, R की वैल्यू हमारी कितनी आई है 20.03 डिवाइडेड बाय 100, जो N की वैल्यू है वो कितनी होगी 1981 माइनस 2011, दैट इज 30 डिवाइडेड बाय 10